In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear viewers, Assalamu alaikum. Today, I have prepared a lecture on Desiree's Baby, written by Kate Chopin. It is for grade 12 students from their new course. Desiree's Baby by Kate Chopin is the story based on race and gender discrimination, racial discrimination and gender discrimination. ये कहानी नस्ली और जिनसी तासुब पर मबनी एक कहानी है. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग की बुनियाद पे तफर्रकात करना. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, Desiree's Baby. Throughout the story, hypocrisy marks race, gender, and class hierarchies, thus revealing exactly how harsh and arbitrary such divisions are. Now, he means to say that Kate Chopin हमें ये बताने की कोशिश कर रही है स्टोरी के दौरान कि ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो मुनाफकत है, ये जो नफरत है इंसान के अंदर, नस्ली बुनियादों पे, जिनसी बुनियाद पे और दर्जा बंदी की बुनियाद पे, ये जो सोशल क्लासेस हैं, thus revealing exactly how harsh and arbitrary such divisions are. और ये हमें बताती है, केट शॉपिन हमें ये बताने की कोशिश करती है कि ये चीज़ें कितनी सख्त हैं. जो नस्ली बुनियादों पे दूसरों के साथ ताल्लुकात कायम किए जाते हैं या दूसरों के साथ बुराइयां की जाती हैं, उनमें तफर्रकात किए जाते हैं जिनसी बुनियाद पे, नस्ली बुनियाद पे, या ये जो हमारे सोशल क्लासेस हैं उनकी बुनियाद पे जो की जाती हैं, ये बहुत सख्त होते हैं, आर्बिट्ररी होते हैं, बहुत ये जालमाना किस्म के ये हमारे रवैये हैं. और ये जो हमारी डिविजन्स हैं, ये बहुत जालमाना डिविजन्स हैं. इनकी बेसिस पे बहुत बड़े बड़े हम दूसरों के साथ बुराइयां कर जाते हैं. So Desiree's Baby is based on race, gender and class hierarchies, thus revealing exactly how harsh and arbitrary such divisions are. She shows that how harsh, how unchanging, inflexible these divisions are. There is a little introduction about Kate Chopin. She was an American author of short stories and novels based in Louisiana. She belonged to the state of Louisiana. Issues of black power, miscegenation, the breakup of the plantation and slave economies. Miscegenation is mixed race, यानी मुख्तलिफ नस्लों के वालदैन की तरफ से जो तौलीद होती है, ख़ास तौर पर सफ़ेद और काले अफराद के ज़रिए जो उनकी मिक्स्ड रेस होती हैं या उनके मिलाप से आगे जो उनकी नस्लें चलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिसजिनेशन. सो दीज वर द इश्यूज इन अमेरिका सिंस many centuries, issues of black power, like whether to give power to black people, their due rights, their privileges. The black people have always been fighting for their rights and their privileges in America throughout their history. अपनी तारीख के दौरान ये जो काले रंग के लोग थे, ये हमेशा पावर के लिए, अपने हकूक़ के लिए हमेशा लड़ते रहे, मसावात के लिए, इक्वालिटी के लिए वो हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे.
इसीलिए केट शॉपिन जो है वो राइटर है, ये फर्स्ट जो है वो राइटर है जो कि फ्रीडम और पावर के लिए उसने उसके नॉवेल्स जो थे और उसकी जितनी स्टोरीज थी वो फ्रीडम और पावर पे लिखी गई. So issues of black power, miscegenation, the breakup of the plantation and slave economies, यानी ये जो slave जो ये गुलामाना जो तौर तरीके थे उनके के उन्होंने काले लोगों को अपना गुलाम बना के रखा हुआ था. प्लांटेशन यानी वो ज़्यादातर खेतों में उनसे काम करवाते थे, थ्रू आउट लेबर उनसे करवाया जाता था. एंड पोस्ट बेलम पॉवर्टी इन द साउथ ऑल रेकर्ड थ्रू आउट केट शॉपिन्स लोकल कलर फिक्शन एंड इन्फॉर्म द पोर्ट्रेल ऑफ पावर एंड जेंडर. Now, post-bellum post-bellum which exists even after the American Civil War. जो अमेरिकन सिविल वॉर के बाद भी जो पॉवर्टी थी वहाँ पे साउथ में, जो और ख़ास तौर पे ब्लैक लोगों के दरमियान जो उनकी मिजरेबल लाइफ्स थी, वो उन सबको अपने नॉवेल्स में डिपिक्ट करती है, शॉर्ट स्टोरीज़ में, अपने फिक्शन में उसने इन सबको पोर्ट्रे किया, उनकी जो हालत ज़ार थी उसको पोर्ट्रे किया. स्टोरीज सच एज ला बेल जोराइडा. It is a story written by Kate Chopin. Another story, Athenaeus and Desiree's Baby, have been widely anthologized and often embraced as examples of Chopin's subtle workings of freedom and power. उसकी ये जो कहानियाँ, स्पेशली जो 3 कहानियाँ उसकी बहुत फेमस हैं, वो La Belle Zoraide, एथेनाइजी एंड डेजरेज बेबी, ये इनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है. दे हैव बीन वाइडली एंथोलॉजाइज्ड. ये बहुत अच्छी कलेक्शन है और विच ऑफन एम्ब्रेस्ड एज एग्जाम्पल्स ऑफ शॉपिन सटल वर्किंग, सटल वेरी क्लियर एक्सप्रेसिव, वेरी फाइन एक्सप्रेसिव ऑफ द थिंग ऑफ फ्रीडम एंड पावर. यानी वैसे तो उसने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, नॉवेल्स भी लिखे, लेकिन ये जो 3 ला बेल जोराइडे, एथेनाइजे एंड डेजरेज बेबी, ये 3 ऐसी हैं, जो कलेक्शन है ये बुक्स की, जो कि शॉपिन्स के जो फ्रीडम और पावर को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रही है. डेजरेज बेबी इज सेट इन एंटीबेलम. Antebellum, it is a production which took place in New Orleans. It is a production that is plantation. Antebellum is a plantation production which started in New Orleans and it deals with slavery, the southern social system. नाउ सी, वहाँ पे जो उनका सोशल सिस्टम था जो कि स्लेवरी पे बहुत बिलीव करता था, ये जो काले रंग के लोग थे इनको इन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ था और इनको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया हुआ था. क्रियल कल्चर, जैसे कि अभी डेजरेज बेबी में हम क्रियल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑफ मिक्स्ड यूरोपियन एंड ब्लैक पीपल, ब्लैक रेस, यूरोपियन एंड ब्लैक रेस यानी मिक्स्ड रेसेस, एंड एम्बिग्विटी ऑफ रेशियल आइडेंटिटी. और फिर लोग जो थे वो कंफ्यूज थे कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी नस्ली शनाख्त क्या है, क्या वो काले रंग के लोगों से बिलोंग करते हैं, ब्लैक रेस से बिलोंग करते हैं या वाइट रेस से बिलोंग करते हैं. बिकॉज ऑफ द इंटर मैरिजेस, जो इंटर मैरिज सिस्टम था बिटवीन ब्लैक एंड वाइट मिक्स्ड रेसेस के दरमियान जो शादियों का सिलसिला शुरू हुआ और उनसे आगे जो बच्चे पैदा हुए, तो वो इसमें रेशियल आइडेंटिटी के बारे में वो बहुत कंफ्यूज थे, वेदर दे बिलोंग टू ब्लैक और वाइट रेस. So Desiree's Baby, which we are particularly dealing with in this video, deals with Creole culture. क्रियोल कल्चर से वो बिलोंग कर, यानी मिक्स्ड रेस के जो कन्फ्यूजन है वो, और स्लेवरी, सप्रेशन ऑफ द ब्लैक पीपल, deprivation of rights and privileges for the black people. We are going to deal with such issues in the story Desiree's Baby. Now, starting with the story, paragraph number 1, he says that
Its genre is Desiree's Baby's genre is a short story. It's a short story. इखलाते नस्ल, मुख्तलिफ नस्लों की आमेजिश, marriages of different races, different nations. It also shows black genocide. So, Desiree is the French name. The French used the name as female. Female का नाम रखा जाता था Desiree and male name is Desire. Desire and Desiree. So, it's a female name given to female in the French. It's a French language. French word for the female is Desiree. Desiree's Baby is written in 1893 and genre is short story. As the day was pleasant, Madame Valmont drove over to library to see Desiree and the baby. Now story starts from library is a French word which basically means shelter. For over 60 years, library has created space for people of all different backgrounds and nationalities. ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आकर आबाद थे. Now, स्टोरी जब स्टार्ट हुई तो हमें पता चला कि मैडम वॉलमंड एक कैरेक्टर है जिससे हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया. मैडम वॉलमंड जो थी वो लाइब्रेरी गई, वहाँ पे डेजरे को देखने और उसके बच्चे को देखने, उसके बेबी को देखने गए. When the story begins, we find that Madame Valmont drove over to library to see Desiree and her baby. It made her laugh to think of Desiree with the baby. She was throughout her way, she was thinking about Desiree and her baby. वो Desiree और उसकी बच्चे के बारे में सोच के खुश हो रही थी, हंस रही थी. Why? It seemed but yesterday that Desiree was little more than a baby herself. कहती कि ये कल की बात लगती है कि डेजरे तो खुद एक बच्ची थी. When Messier, in riding through the gateway of Valmont, had found her lying asleep in the shadow of the big stone pillar. कहती है कि कल की वो ये सोच रही थी कि आज डेजरी की अपनी बेबी भी है उसके पास. ये कल की बात लगती है जब वो खुद एक बच्ची थी, जबकि मैसियर मैडम वॉलमंट का हस्बैंड है. ही इज़ द हस्बैंड ऑफ मैम वॉलमंट. वो कहती कि मैसियर जो था व्हेन ही वाज राइडिंग थ्रू द गेट वे ऑफ वॉलमंट में दाखिल होने लगा, हैड फाउंड हर लाइंग स्लीप इन द शैडो ऑफ द बिग स्टोन पिलर. उसने देखा कि एक बच्ची है छोटी सी जिसको एक बड़े पत्थर का एक सतून था, उसके साए में उसने सोता हुआ एक बच्ची को देखा. The little one awoke in his arms and began to cry for Dada. Dada is informal term for father, जैसे हम डैडी कह देते हैं. और and the baby, when Messier picked that baby in his arm, जब मैसियर ने उस बच्ची को अपने बाजुओं में उठाया तो बच्ची ने आंखें खोली और एकदम से उसके मुंह से ये आवाज निकली, दादा, like father. She pronounced father. That was as much as she could do or say. क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि वो सिर्फ यही वर्ड बोल सकती थी. Some people thought she might have strayed there of her own accord. कुछ लोगों ने सोचा कि ये बच्ची भटकती हुई कहीं वहाँ पे आ गई, खुद ही वो भटकती हुई अपने पेरेंट्स से अलग हो गई, कहीं घूमते फिरते वो यहाँ पहुँच गई, उसे नींद आ गई और वो यहाँ सो गई. फॉर शी वॉज ऑफ द टॉडलिंग एज, क्योंकि वो उस एज की बच्ची थी जब बच्चा लड़खड़ा के अभी चलना सीखता है, लड़खड़ा के चलता है. हो सकता है वो अपने माँ बाप से बिछड़ गई हो और गुम हो गई हो. द प्रिवेलिंग बिलीफ वॉज दैट शी हैड बीन पर्पसली लेफ्ट बाय द पार्टी ऑफ टेक्सन्स. लेकिन एग्जिस्टिंग बिलीफ ये था, मोस्टली लोग ये सोच रहे थे कि
यहाँ से टेक्सन्स का काफिला गुजरा, यहाँ वो लोग आए यहाँ पे, और यहाँ से जब चले गए तो उन्होंने जानबूझ के इस बच्ची को छोड़ दिया यहाँ पे जस्ट बिलो द प्लांटेशन, जहाँ पे ये प्लांटेशन हो रही थी वहाँ पे बिल्कुल उसके नीचे, ताकि कोई भी इसको उठा ले। मैडम वॉलमंड fond belief was that Desiree had been sent to her by a beneficent providence to be the child of her affection, seeing that she was without child. चूंकि मैडम वॉलमेंट की और मैसियर की अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो मैडम, चाहे बाकी लोगों ने जो भी सोचा इस बच्ची के बारे में, लेकिन मैडम वॉलमेंट जो थी उसका ये एक बहुत, वो एक इस बात पे बहुत बेहद यकीन रखती थी कि अल्लाह ने उसको ये बच्चा अता किया है। सी, और उसकी उसके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर दी है बच्चे के। सीइंग दैट शी वॉज विदाउट चाइल्ड, क्योंकि अल्लाह ने ये देखा कि उसका बच्चा कोई नहीं है, तो अल्लाह ने गायब से उसको ये बच्चा अता कर दिया। फॉर द गर्ल ग्रीव टू बी ब्यूटिफुल एंड जेंटल, और ये बच्ची जब बड़ी हुई तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही जेंटल थी, बहुत नरम मिजाज थी, अफेक्शनेट, बहुत प्यार करने वाली थी, एंड सिंसियर, बहुत मुखलिस थी। द आइडल ऑफ वॉलमंड, वॉलमंड की तो ये वॉलमंड इसकी पूजा करती थी, यानी वॉलमंड की ये बहुत ही प्यारी थी कि वो उसकी पूजा करती थी। सो दिस इज द हिस्ट्री। व्हेन द स्टोरी बिगिंस वी कम टू नो कि रास्ते, अभी मैडम वॉलमंड जो है वो डेजरे से मिलने जा रही है, उसकी बच्ची को देखने, उसके बच्चे को, बेबी को देखने जा रही है, लेकिन साथ साथ वो सोच रही है। अब वो जो सोच रही है, तो राइटर हमें हिस्ट्री बता रहा है कि डेजरे कौन है, ये बच्ची कौन है जिसको देखने मैडम वॉलमंड जा रही है और उसकी बेबी को देखने जा रही है। तो ये मैडम वॉलमंड को के शौहर मैसियर को बहुत अरसा पहले, यानी जब ये डेजरी बहुत छोटी थी, अभी टॉडलर थी, ये अभी अभी इसने चलना सीखा था, तो ये एक सतून के साए में, जहाँ पे प्लांटेशन हो रही थी, जहाँ पे स्लेव्स काम कर रहे थे, वहाँ पे एक सतून के साए में मैडम वॉलमंड के शौहर को ये बच्ची सोई हुई मिली। जब उसने अपने बाजुओं में इस बच्ची को उठाया तो बच्ची ने एकदम से दादा की आवाज निकाली, यानी फादर। सो मैसियर टुक दिस चाइल्ड टू होम, और मैडम वॉलमंड ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से उसके लिए गिफ्ट है, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद ना थी। तो जब ये डेजरे बड़ी हुई तो ये बहुत खूबसूरत भी थी, जेंटल भी थी, अफेक्शनेट भी थी, एंड आइडल ऑफ वॉलमंड, वॉलमंड तो इसकी पूजा करती थी, वॉलमंड को ये बहुत प्यारी थी। Coming to the next paragraph, it was no wonder when she stood one day against the stone pillar in whose shadow she had lain asleep 18 years before. और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि डेजरे खुद उसी पिलर के साए के साथ वो खड़ी थी, जहाँ पे वो 18 साल पहले एक सोई हुई बच्ची थी, आज वो 18 साल की हो गई है, वो उसी सतून के साथ खड़ी है। दैट आर्मंड अबिगनी राइडिंग बाय एंड सीइंग हर देयर, कि एक जेंटलमैन था जिसका नाम आर्मंड अबिगनी था, वो उसके पास से गुजरा, और जैसे ही उसने, एज सून एज ही ग्लैंस्ड एट द डेजरे, उसने डेजरे को जैसे ही देखा, हैड फॉलन इन लव विद हर, उससे डेजरे से प्यार हो गया, यानी इट वॉज द लव एट फर्स्ट साइट, ये पहली नजर का, क्योंकि शी वाज सो ब्यूटीफुल। आर्मंड अबिगनी इमीडिएटली फेल इन लव विद दैट गर्ल, विद डेजरे। That was the way all the Aubignes fell in love, as if struck by pistol shot. और वो कहते हैं कि ऑबिगनी जो रेस है, ये जो नेशन है, ये जो कौम है इनकी, तो उसके बारे में ये मशहूर था कि ये हमेशा जो था वो फर्स्ट साइट पे, जैसे एकदम से गोली चल जाती है, इसी इंस्टेंट में, इसी तेजी से वो दे यूज टू फेल इन लव, they used to fall in love. So the wonder was that he had not loved her before. लेकिन हैरानगी की बात ये थी, उसने ना उसे पहले देखा, ना उसे कभी प्यार किया। For he had known her since his father brought him home from Paris. क्योंकि वो तो उसे तब से भी नहीं जानता, यानी वो तो उसने फर्स्ट टाइम उसने तब देखा होगा उसको जब वो 8 साल का लड़का था, और उसके फादर ने उसको पेरिस से यहाँ लाया था, क्योंकि उसकी मदर की वहाँ पेरिस में डेथ हो गई थी, तो उसका फादर ये आर्मंड अबिगनी को लेके यहाँ आया था। द पैशन दैट अवोक इन हिम दैट डे व्हेन ही सॉ हर एट द गेट, और अब जब उसने गेट पे खड़े हुए उसको डेजरे को देखा, इट पैशन स्वेप्ट अलोंग लाइक एन एवलांच, यानी ही वाज सो
so excited to see sweep along someone. He became so involved and excited at that time. Sweep along like an avalanche, or like anything that drives headlong over all obstacles. Headlong means unstrained forward motion, यानी बगैर किसी ऑब्स्टिकल को देखे आगे बढ़ते जाना. So when he saw Desiree standing at the gate, he became so involved immediately, and he became so excited at that time that he drove headlong towards her in his passion, in his emotions. Now Monsieur Valmont grew practical and wanted things well considered. अब जो उसका फादर है जिसने उसको अडॉप्ट किया था, डेजरे को, वो बहुत प्रैक्टिकल बंदा था. दैट इज द गर्ल्स ऑब्सक्योर ओरिजिन. वो चाहता था कि उसकी शादी से पहले उस बच्ची के जो अनक्लियर या अनसर्टन ओरिजिन है, उसका जो बैकग्राउंड है जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, वो बताया जाना चाहिए उसके लाइफ पार्टनर को. आर्मंड लुक्ड इनटू हर आईज एंड डिड नॉट केयर. But when he told Armand Abigney about the obscure origin of the girl, he did not care. He continuously looked into her eyes. वो उसी की आंखों में देखता रहा और उसने कोई केयर ना की इस बात की. He was reminded that she was nameless. अब यहाँ उसको बार बार रिमाइंड कराया गया कि she has no family name. She was nameless. She had no family at all. What did it matter about the name when he could give her one of the oldest and proudest in Louisiana? तो उसने ये जवाब दिया कि नाम की क्या ज़रूरत है, जबकि वो खुद अपना नाम देने जा रहा है, उसको अपना फैमिली नेम देने जा रहा है, जो कि लुजियाना में सबसे ज़्यादा पुरानी कौम है और सबसे फ़खरिया कौम है, जिसको अपने ऊपर बहुत फ़ख्र है. तो वो अपना नाम जब इसको देने जा रहा है, अपना फैमिली नेम उसको दे रहा है, तो उसका फैमिली नेम क्या मैटर करता है. ही ऑर्डर्ड द बास्केट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम पेरिस. उसने उसी वक्त पेरिस से फूलों का ऑर्डर दे दिया. एंड कंटेन्ड हिमसेल्फ विद व्हाट पेशेंस ही कुड अंटिल इट अराइव्ड. और फिर उसने उस टाइम तक सब्र किया जब तक कि वो फूल पेरिस से नहीं पहुंच जाते. देन दे वर मैरिड. और फिर वो दोनों, उनकी शादी हो गई. यानी कि आर्मंड अबिग्नी ने उसके बैकग्राउंड को पीछे छोड़ दिया. ही इमीडिएटली फेल इन लव विद हर. और उसने कहा कि जब उसकी शादी वो करेगा, अपनी बीवी को अपना फैमिली नेम देगा, जो कि लुजियाना में सबसे प्राउडेस्ट नेम है, तो फिर क्या है, इस लड़की की जो फैमिली है वो मैटर नहीं करती. देन दे गॉट मैरिड. मैडम वॉलमेंट हैड नॉट सीन डेजरे एंड द बेबी फॉर 4 वीक्स. मैडम वॉलमेंट ने बेबी को और डेजरे को 4 हफ्ते हो गए, उसने अभी नहीं देखा था. When she reached Labrie, she shuddered at the first sight of it. Shuddered means trembled. वो खुशी से कांपने लगी वो पहली नज़र में जब उसने बच्चे को देखा. As she always did, क्योंकि ये वो एक्साइटमेंट में हमेशा ट्रेम्बलिंग उसको शुरू हो जाती थी, वो कांपने लगती थी. It was a sad-looking place which for many years had not known the gentle presence of a mistress. Old Monsieur Aubigny having married and buried his wife in France, and she having loved her own land too well ever to leave it. और वो कहती कि ये एक बहुत ही ये जो मैडम वॉलमेंट थी, उसको ये बहुत सैड लुकिंग जगह लगी, क्योंकि बहुत अरसे से यहाँ पे चूँकि फीमेल कोई नहीं थी इस घर के अंदर, और चूँकि वो तो पेरिस में उसकी डेथ हो गई थी, तो अभी तक यानी इस प्लेस को एक फीमेल की ज़रूरत थी इसको मेंटेन करने के लिए. The roof came down steep and black like a hood. और ये जो छत था वो steep roof थी उस घर की और बिल्कुल black हुई हुई थी. Reaching out beyond the wide galleries that encircled the yellow. Now he says that plastered house, stuccoed. Stuccoed means fine plaster. So it was fine plastered.
Big solemn oaks grew close to it, and their thick-leaved, far-reaching branches shadowed it like a pall. Like a pall means like a cloth, a piece of cloth or coffin. यानी वो एक बहुत बड़ा दरख्त था जो कि करीब था, बहुत बड़ा पुराना ओक ट्री था जो उगा हुआ था, और उसकी ब्रांचेस ने सारे इनके कॉटेज को कवर किया हुआ था और एक शेडो था उसके ऊपर. यंग अबिगनीज रूल वॉज स्ट्रिक्ट वन टू. यंग अबिगनी जो था, ये आर्मंड की बात हो रही है कि आर्मंड बहुत स्ट्रिक्ट बंदा था, एंड अंडर इट हिज नीग्रोज हैड फॉरगॉटन हाउ टू बी गे. और उसके रूल में वो अपने जो नीग्रो स्लेव्स थे, ये जो काले रंग के उसके गुलाम थे, उन पे बहुत जुल्म करता था. और कहा जाता है कि उसके रूल में, यानी वो मालिक था, तो उसके अंडर ये जितने भी नीग्रो स्लेव्स थे वो हंसना भूल गए थे, as they had been during the old master's easy going and indulgent lifetime. यानी उसके जो फादर था, आर्मंड का जो फादर था मेसियर और बिगनी, वो अच्छा था, वो इजी गोइंग था, इंडल्जेंट था, वो इजी गोइंग था, परमिसिव था वो. लेकिन आर्मंड बहुत स्ट्रिक्ट मास्टर था. The young mother was recovering slowly and lay full length in her soft white muslins and lacings. Now जो डेजरी थी वो लेटी हुई थी अपने बेड पे, बहुत सॉफ्ट वाइट मसलिन्स लाइक कॉटन क्लोथ्स वाला, उसके ऊपर कॉटन क्लोथ्स थे उसके बेड पे, लेसेस थे. अपॉन अ काउच द बेबी वॉज बिसाइड हर अपॉन हर आर्म वेयर ही हैड फॉलन asleep एट हर ब्रेस्ट. और उसके चेस्ट पे बेबी जो था वो सो गया था. द येलो नर्स वमन सैट बिसाइड अ विंडो फैनिंग हर सेल्फ. और एक नर्स थी, उसको येलो यानी कि वो पेल थी बहुत, उसका जो कॉम्प्लेक्शन था बहुत पेल था उस बेचारी का, और वो भी एक खिड़की के किनारे बैठी हुई थी और अपने आप को पंखा झल रही थी. मैडम वॉलमन बेंट हर पोर्टली फिगर वेरी फैटी, ओवरवेट, वो थोड़ी ओवर वेट थी, वो आगे झुकी ओवर डेजरी एंड किस्ड हर होल्डिंग हर टेंडरली इन हर आर्म्स. देन शी टर्न टू द चाइल्ड. वो पहले डेजरी से मिली और फिर बच्चे की तरफ मुड़ी. दिस इज नॉट द बेबी, शी एक्सक्लेम्ड इन स्टार्टल्ड टोन, स्टार्टल्ड, वेरी अमेज्ड. फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज स्पोकन एंड वॉलमन्स इन दोज डेज. I knew you would be astonished, laughed Desiree. Desiree ने कहा मुझे पता था आप बहुत हैरान होंगी. At the way he has grown, यानी उस रफ्तार से, जिस रफ्तार से ये बड़ा हो रहा है. Look at his legs, mama, and his hands and fingernails, real fingernails. कहती कि आप देखें इसके हाथ देखें, इसकी टांगें देखें, इसके फिंगरनेल्स देखें जो बिल्कुल ठीक यानी बड़े हुए हैं आगे. Zandarine had to cut them this morning. Isn't it true, Zandarine? नाउ जेंडरीन की तरफ, जो मेड थी उसकी तरफ उसने मुड़ के कहा कि जेंडरीन ने इसको काटना था आज. द वुमन बाउड हर टर्बेंट हेड मेजेस्टिकली. ऑफ कोर्स मैडम. एंड द वे ही क्राइज वेंट ऑन डेजरी इज डेफनिंग. वो अपने बच्चे के बारे में बहुत खुशी से बता रही थी. कहती कि जिस तरह से ये रोता है, ये तो और इतनी ऊंची आवाज से रोता है कि बहुत डेफनिंग वॉइस होती है इसकी. आर्मंड हर्ड हिम द अदर डे एज फार अवे एज लाब्लांस cabin. Now here it is very important, this name, it has its significance here. La Blanche cabin. La Blanche is a girl. यहाँ आप ये याद रखिएगा, she is a girl, one of Armand's slaves. ये आर्मंड के जो गुलाम थे उनमें से ये एक किसी की बेटी थी, किसी गुलाम की बेटी थी. whose cabin is visited by Armand and her child resembles Armand's baby. ये आपको बाद में थोड़ा पता चलेगा. सिर्फ अभी यहाँ तक ये जानने की कोशिश करें कि ला ब्लांच जो है वो एक गर्ल है. शी इज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन गर्ल, लेकिन ये उसके किसी एक स्लेव की बेटी है. लेकिन आर्मंड अक्सर इसको विजिट करता है. Madam Wallman had never removed her eyes from the child. She lifted it and walked with it over to the window. और यहाँ पे ला ब्लांच का जिक्र उसने इसलिए किया, उसने कहा कि जब वो बच्चा रोता है वो इतनी ऊंची आवाज़ में रोता है कि आर्मंड ने कहा कि वो उसको ला ब्लांच के केबन में जब होता है तो तब भी वो वहाँ से अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुन सकता है. So
She scanned the baby narrowly, then looked at searchingly at Xanderine, whose face were turned to gaze across the fields. Yes, the child has grown, has changed, said Madame Wallman slowly as she replaced it beside its mother. What does Armand say? कहते कि बेबी जब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ये चेंज होता जा रहा है. तो आर्मंड इसके बारे में क्या कहता है? Desiree's face became suffused with a glow that was happiness itself. लेकिन इस बात पे डेजरी का जो चेहरा है वो फ्लश करता है विद ग्लो विद हैप्पीनेस. वो खुश होती है आर्मंड के नाम पे. ओ आर्मंड इज द प्राउडेस्ट फादर इन द कि आर्मंड जो है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत फख्र करता है इस बात पे कि उसका इतना प्यारा बच्चा है. आई बिलीव चीफली बिकॉज इट इज़ अ बॉय टू बेयर हिज नेम. पहले तो वो इस बात पे फख्र करता है कि उसका बेटा, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है चूंकि उसका फैमिली नेम आगे बढ़ेगा. दो ही सेज नॉट, अगरचे वो इस बात का इजहार नहीं करता दैट ही वुड हैव लव्ड अ गर्ल एज वेल, कि वो बच्ची को भी पसंद करता. यानी वो ये बात नहीं करता कि लड़का ही होना, प्रेफरेबली लड़का होना चाहिए, लेकिन वो खुश शायद इस बात पे होगा कि इससे उसकी नस्ल आगे बढ़ेगी. बट आई नो इट इजंट ट्रू. आई नो ही सेज दैट to please me. And mama, she added, drawing Madame Wallman's head down to her, वो मैडम वॉलमन का सर नीचे करती है अपनी तरफ, एंड स्पीकिंग इन अ विस्पर, और सरगोशी भी करती है. ही हैजंट पनिश्ड वन ऑफ देम, नॉट वन ऑफ देम, सिंस बेबी इज बॉर्न. वो कहती है वो इतना खुश है कि जब से बच्चा पैदा हुआ है वो अपने गुलामों में से किसी एक को भी कोई सजा नहीं देता, उनके साथ थोड़ा जेंटली पेश आ रहा है वो. Even Negrelon, who pretended to have burnt his leg that he might rest from work, he only laughed and said Negrelon was a great scamp. वो कहते हैं कि चूंकि अब यहाँ पे आप देखें सप्रेशन ऑफ द ब्लैक स्लेव्स के उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती थी. ये जो स्लेव्स थे इनसे मुसलसल 24 आवर्स काम करवाया जाता था और इनको कभी किसी दिन कोई छुट्टी नहीं मिलती थी. तो यहाँ से हमें पता चला कि वो डेजरे मेंशन करती है कि यहाँ तक कि नेग्रेलॉन जो एक स्लेव है उसने ये जाहिर किया कि उसकी टांग जल गई है. उसने कुछ अपनी टांग के साथ ऐसा किया कि ऐसे लग रहा था कि बर्न्स के ये निशानात हैं ना. तो उसने कहा कि अपनी टांग जलाना उसने मतलब ये प्रिटेंड किया, ये शो किया कि उसकी टांग जल गई है ताकि उसे काम से कुछ छुट्टी मिले, रेस्ट मिले. जब आर्मंड को इस बात का पता चला तो वो सिर्फ हंसा और उसने कहा कि वो वही वाज अ ग्रेट स्कैम्प, ही इज़ वेरी मिस्चीवियस, कि कितना शरारती है ये. यानी अगर वो चाहता, वो तो इतना जालिम है, वो जाके उसको घर से ले आता, उसको कभी छुट्टी ना देता. लेकिन इस बात पे वो हंस गया इस मर्तबा और उसने कहा कि ये तो बहुत शरारती इंसान है. इसका मतलब है कि वो बच्चे की पैदाइश पे इतना खुश है कि उसके एटीट्यूड में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है. ओ मामा, आई एम सो हैप्पी, इट फ्राइटन्स मी, कि मैं तो इतनी खुश हूँ कि मैं समटाइम्स डर जाती हूँ कि इतनी ज़्यादा खुशी मुझे क्यों है. What Desiree said was true. Marriage and later the birth of his son has softened Armand Aubigny's imperious and exacting nature greatly. इम्पीरियस एरोगेंट यानी उसका जो गुस्ताख और बड़े गुरूर वाला जो उसका लहजा था या उसका रवैया था वो वाकई नर्म हो चुका था. एंड एग्जैक्टिंग डिमांडिंग नेचर ग्रेटली, imperious and exacting nature greatly. This was what made the gentle Desiree so happy. और इस वजह से डेजरे बहुत खुश थी, for she loved him desperately, क्योंकि वो आर्मंड से बहुत प्यार करती थी. When he frowned she trembled. जब कभी भी वो जरा सा माथे पे उसके बल आता था तो वो कांपने लगती थी. बट लव्ड हिम, लेकिन उससे बहुत प्यार करती थी. वेन ही स्माइल्ड शी आस्क्ड नो ग्रेटर ब्लेसिंग ऑफ गॉड. जब वो स्माइल ही करता था तो वो कहती थी कि ये दुनिया, ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उस पर. बट आर्मंड्स डार्क हैंडसम फेस हैड नॉट ऑफन बीन डिसफिगर्ड बाय फ्राउन्स सिंस द डे ही फेल इन लव विद हर. लेकिन कहती है कि अब, पहले वो फ्राउनिंग भी, यानी उसके माथे पे बल पड़ जाते थे, उसे गुस्सा आ जाया करता था आर्मंड को, लेकिन जब से बच्चा पैदा हुआ है अब तो उसके माथे पे वो बल भी नहीं पड़ते. और वो उससे डेजरे से बहुत प्यार करने लगा है. When the baby was about 3 months old, जब उसका बेबी 3 माह का था, डेजरे awoke one day to the conviction that there was something in the air menacing her peace. नाउ सी, एक दिन जब उसका बच्चा 3 माह का हुआ तो डेजरी एक दिन जब जागी तो उसे एक किस्म का यकीन हो गया. देयर वाज अ कन्विक्शन, एक यकीन था उसको कि कुछ ना कुछ है जो कि उसके सुकून को थ्रेटन कर रहा है,
जो उसके सुकून को ख़राब कर रहा है. इट वॉज एट फर्स्ट टू सटल टू ग्रेस्प. पहले तो ये इतना प्रिसाइज, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लियर था, इसको समझना बहुत क्लियर था. यानी इसमें कोई वो ये नहीं था कि ये उसका वहम होगा, ये सच था. इट हैड ओनली बीन अ डिस्क्वाइटिंग सजेशन, एन एयर ऑफ मिस्ट्री अमंग द ब्लैक्स. इट हैड बीन डिस्क्वाइटिंग सजेशन, यानी कि कुछ ऐसा था कि लोग कुछ बातें कर रहे थे. एन एयर ऑफ मिस्ट्री थी, कुछ पुरअसरार किस्म की हवा चली हुई थी अमंग द ब्लैक्स, ये जो काले रंग के लोग थे इनके दरमियान. Unexpected visits from far off neighbors who could hardly account for their coming. यानी और फिर दूर दराज से ऐसे भी पड़ोसी आ रहे थे जो कि जिनका डेफिनेटली आना नहीं बनता था, या स्ट्रेंज था कि वो क्यों आए बच्चे को देखने या विजिट्स क्यों कर रहे हैं. कुड हार्डली अकाउंट फॉर, मीन्स दे कुड हार्डली बी डिस्क्राइब्ड फॉर देयर कमिंग. देन अ स्ट्रेंज एंड ऑफुल चेंज इन हर हस्बैंड्स मैनर. और फिर उसके जो हस्बैंड का तौर तरीका था, उसका जो रवैया था, उसमें भी एक बहुत ही खौफनाक किस्म का, अजीब किस्म की तब्दीली थी. विच शी डेयर्ड नॉट आस्क हिम टू एक्सप्लेन. ज़ाहिर है उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे पूछ सकती कि ऐसा क्यों है. When he spoke to her, it was with averted eyes. जब वो उससे बात करता था तो वो उससे नज़रें मिला के डेज़रे से बात नहीं करता था. वो नज़रें उसकी इधर उधर, वो his eyes were always turned away when he talked to. जब वो डेज़रे से बात करता था तो वो नज़रें नहीं मिलाता था. From which the old love light seemed to have gone out. क्योंकि उसकी आंखों से नजर आता था कि वो जो मोहब्बत की रोशनी थी वो जा चुकी है उसकी आंखों से. ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम होम. वो घर से कई टाइम तक गैर हाजिर रहता था. एंड व्हेन देयर अवॉइडेड हर प्रेजेंस एंड दैट ऑफ हर चाइल्ड विदाउट एक्सक्यूज. एंड व्हेन देयर, और जब वो वहाँ पे होता था तो अवॉइडेड हर प्रेजेंस एंड द चाइल्ड. वो बच्चे से और डेजरे से उनकी प्रेजेंस को अवॉइड ही करता था. उनसे फिर भी जब घर में भी होता था तो उनसे दूर रहता था. And the very spirit of Saturn seemed suddenly to take hold of him in his dealings with the slaves. और फिर दोबारा से वो गुलामों के साथ, जो उसके ब्लैक स्लेव्स थे, उनके साथ उसने दोबारा से बहुत ही स्पिरिट ऑफ सैटर्न, शैतानियत की रूह उसके अंदर आ गई. और फिर वो दोबारा गुलामों से बहुत बुरी तरह डील करने लगा. डेजरे वॉज मिजरेबल इनफ टू डाई. और डेजरे जो थी, डेजरे ये सब कुछ देख के इतनी परेशान थी कि वो मरने वाली हो चुकी थी. शी सैट इन अ रूम वन हॉट आफ्टरनून, listlessly drawing through her fingers the strands of her long silky brown hair that hung about her shoulders. एक दोपहर का टाइम था कि वो अपने कमरे में बैठी थी और वो किसी ख्यालों में ही खोई हुई थी. और अपने बालों में, अपने लंबे लंबे जो बाल थे रस्सी की तरह से लटके हुए उसके शोल्डर्स के बालों में वो अपने हाथ, अपने फिंगर्स से उनको सीधा कर रही थी. द बेबी हाफ नेकेड ले अस्लीप अपॉन हर ओन ग्रेट मेहॉगनी बेड. और रेडिश ब्राउन कलर का जो बेड था, टिम्बर बेड था, उस पे बच्चा जो था वो हाफ नेकेड उसके साथ बिल्कुल सोया हुआ था. दैट वॉज लाइक अ sumptuous throne, sumptuous, very splendid throne. यानी वो जो बेड था वो बड़ा खूबसूरत बेड था. ऐसे लगता था वो बहुत ही स्प्लेंडेड किस्म, जो शानदार किस्म का तख्त था. विद इट सेटन लाइंड हाफ कैनोपी. और फिर सेटन के जो स्टफ था उसका एक कैनोपी, एक शेड उस बेड के ऊपर भी बना हुआ था. वन ऑफ ला ब्लांस लिटिल क्वाड्रून बॉयज. क्वाड्रून मीन्स ब्लैक रेस, यानी छोटे छोटे बच्चे थे जो ब्लैक पीपल से ताल्लुक़ रखते थे. तो एक लड़का जो था, एक छोटा सा बच्चा, वो भी हाफ नेकेड टू स्टूड फैनिंग द चाइल्ड स्लोली विद अ फैन ऑफ पीकॉक फेदर्स. तो वो बच्चे आ जाते थे, उस बच्चे के हाथ में पंखा दिया हुआ था कि वो आहिस्ता आहिस्ता डेजरे को और छोटे बच्चे को पंखा झलाए. तो वो भी एक काले रंग का बच्चा उसके साथ खड़ा था उसके बेड के साथ और पंखा झल रहा था. डेजरेज आईज हैड बीन फिक्स्ड एब्सेंटली एंड सैडली अपॉन द बेबी. डेजरे की जो आंखें थीं वो एब्सेंट माइंडेड, मतलब वो थी किसी ख्याल में वो खोई हुई थी और बच्चे के ऊपर उसकी आंखें फिक्स थी. वाइल शी वॉज स्ट्राइविंग टू पेनिट्रेट द थ्रेटनिंग मिस्ट दैट शी फेल्ट क्लोजिंग अबाउट हर. और फिर उसको वैसे ही कोई एक मिस्टी सा उसकी आंखों के आगे एक मिस्ट सी, एक धुआं सा छा गया जैसे. और शी लुक्ड फ्रॉम हर चाइल्ड टू द बॉय हु स्टूड बिसाइड हिम. उसने अपने बच्चे से नजरें हटा के उस बच्चे को देखा जो उसके साथ खड़ा. एंड बैक अगैन ओवर एंड ओवर, और दोबारा अपने बच्चे को देखा. फिर उस बच्चे को, काले रंग के बच्चे को देखा जो पंखा झल रहा था. और उसने ऐसा कई मर्तबा किया.
अपने बच्चे से उसको देखा, फिर उससे नजरें हटा के फौरन अपने बच्चे को देखा, वो कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। इट वॉज अ क्राई दैट शी कुड नॉट हेल्प, और अचानक उसके मुंह से एक आह निकली, एक रोने, एक उसके वो शी बर्स्ट इनटू टीयर्स which she was not conscious of having uttered. उसे नहीं पता चला कि उसके मुंह से कैसी आवाज निकली. The blood turned like ice in her veins, और उसके जैसे रगों में खून जम गया. And a clammy moisture gathered upon her face. Clammy moisture damp, और उसके जैसे फेस के ऊपर पसीना आ गया. She tried to speak to the little quadroon boy. उसने उस छोटे काले लड़के से बात करने की कोशिश की, but no sound would come. लेकिन उसके मुंह से आवाज ना निकली. When he heard his name uttered, लेकिन जब बच्चे ने अपनी आवाज सुनी डेजरे के मुंह से, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड हिज मिस्ट्रेस वाज पॉइंटिंग टू द डोर, और डेजरे ने उसे दरवाजे की तरफ इशारा किया कि वो निकल जाए. ही लेड असाइड द ग्रेट सॉफ्ट फैन एंड ओबीडियंटली स्टोल अवे ओवर द पॉलिश्ड फ्लोर ऑन हिज बेयर टिप टोज, और फिर उसने आहिस्ता से पंखा एक साइड पे रखा और अपने पंजों पे टिप टोज, अपने पंजों पे वॉक करता हुआ, ताकि आवाज, पाँव की आवाज भी ना आए. टिप टोज मीन वॉक क्वाइटली एंड केयरफुली विद रेज्ड हील्स. अपने पंजों पे चलता हुआ वो दरवाजे से बाहर निकल गया. शी स्टेड मोशनलेस विद गेज riveted अपॉन हर चाइल्ड. शी अगेन फिक्स्ड हर गेज अपॉन हर चाइल्ड with gaze riveted upon her child, और उसने अपने नजरें अपने बच्चे पे जमाई रखी. एंड her face the picture of fright, और उसके जो चेहरा था उस पे खौफ तारी हो गया. Presently her husband entered the room and without noticing her went to a table, began to search among some papers which covered it. और उसी दौरान उसका शौहर कमरे में दाखिल हुआ, उसको ना देखा, बच्चे को ना देखा, सीधा एक टेबल की तरफ गया और वहां पे कुछ पेपर्स को सर्च करने लगा. Armand, she called to him in a voice which must have stabbed him. उसने एकदम से अपने हस्बैंड को आवाज़ दी, और ऐसे लगा कि उसको वाकई उसके हस्बैंड को ये आवाज़ बहुत बुरी लगी होगी, उसके मुंह से अपना नाम सुनना. उस वक्त इट वॉज जस्ट लाइक अ स्टैबिंग ऑन हिज बैक. इफ ही वॉज ह्यूमन, बट ही डिड नॉट नोटिस. Armand, she said again. Then she rose and tottered towards him. Tottered, unsteady walk. वो लड़खड़ाती हुई अपने हस्बैंड की तरफ गई. Armand, she panted once more. Panted means breathe quickly through mouth. यानी उसने जोर से एक आह भरी. Clutching his arm, अपने हस्बैंड का उसने बाजू जोर से पकड़ लिया. Look at our child. What does it mean? Tell me. हमारे बच्चे की तरफ देखो. इसका क्या मतलब है? मुझे बताओ. He coldly but gently loosened her fingers from about his arm and thrust the hand away from him. उसने बुरी तरह से उसकी जो फिंगर्स थी जिससे उसने उसके बाजू को पकड़ा हुआ था उससे अलग किया और जोर से पीछे फेंका उसको. Tell me what it means, she cried despairingly, और disappointingly उसने कहा कि मायूसी से कहा मुझे बताओ इसका क्या मतलब है. It means, he answered lightly, that the child is not white. It means that you are not white. उसने फौरन उसको इल्ज़ाम दे दिया. उसने कहा कि इसका मतलब है कि बच्चा सफ़ेद नहीं है, इसका रंग जो है वो सफ़ेद नहीं है, इसका मतलब है कि तुम सफ़ेद नहीं हो, तुम वाइट रेस से बिलोंग नहीं करती. You belong to a black race. उसने डेजरे पे फौरन इल्ज़ाम लगा दिया. A quick conception of all that this accusation meant for her nerved her, braced herself with unwanted courage to deny it. अब ये जो इल्ज़ाम था उस पे, accusation था, उसने उसको uncommon courage दी. अब वो बहादुर हो गई. उसने to deny, unwanted means uncommon courage to deny it. It's a lie. It's not true. I am white. Look at my hair. It is brown. And my eyes are grey, Armand. You know they are grey. उसने कहा मेरी तरफ देखो. वो बहादुर बन गई, उसको करेज मिल गई. उसने आर्मेंड से कहा कि मेरी तरफ देखो, मैं वाइट हूँ, मेरे बाल देखो, ब्राउन है मेरे बाल, मेरी आईज ग्रे हैं. You know they are grey and my skin is fair. Seizing his wrist, उसने जोर से आर्मंड की कलाई पकड़ के कहा, Look at my hand, whiter than yours, Armand. उसने कहा मेरे हाथों को देखो, तुम्हारे हाथों से ज्यादा सफेद हैं. She laughed hysterically, और इस बात पे जब वो आर्मंड को उसका हाथ और अपना हाथ इकट्ठे रख के दिखा रही थी तो वो पागलों की तरह हंसने लगी. As white as La Blanche.
और उसने यहाँ पे, आपको मैंने प्रीवियस पैराग्राफ में बताया था, ला ब्लांच जो थी वो फेयर लेडी थी, लेकिन वो किसी स्लेव की बेटी थी जहाँ पे जिसके घर आर्मंड जाया करता था। तो वो आर्मंड को यहाँ रिमाइंड कराती है कि मैं भी उतनी वाइट हूँ जितनी ला ब्लांच वाइट है। ही टर्न्ड क्रूअली, अब वो बहुत सख्ती से, बहुत जालमाना तरीके से पीछे मुड़ा। ही वेंट अवे लीविंग हर अलोन विद देयर चाइल्ड, और फिर बाहर निकल गया। When she could hold a pen in her hand, she sent a despairing letter to Madame Valmont. और फिर वो थोड़ी सी अपने सेंसेस में वापस आई तो उसने मुश्किल से, बामुश्किल उसने पेन हाथ में लिया और अपनी मदर, जो उसकी मदर थी जिसने उसे अडॉप्ट करके पाला था, मैडम वॉलमेंट, उसको उसने एक बहुत डिसअपॉइंटिंग लेटर लिखा, बहुत मायूस कुन उसने खत लिखा। माई मदर, दे टेल मी आई एम नॉट वाइट। आर्मंड हैज टोल्ड मी आई एम नॉट वाइट। आर्मंड ने मुझे कहा है कि मैं वाइट नहीं हूँ। फॉर गॉड सेक टेल देम इट इज़ नॉट ट्रू। यू मस्ट नो इट इज़ नॉट ट्रू। फॉर गॉड सेक आप आके इनको बताएं कि ये सच नहीं है, क्योंकि आप ही जानती हैं कि ये सच नहीं है। आई शैल डाई, आई मस्ट डाई, आई कैन नॉट बी सो अनहैप्पी एंड लिव। वो कहती कि मुझे मरना चाहिए अब, क्योंकि मैं इतना अनहैप्पी नहीं रह सकती, ना खुशगवार लाइफ नहीं गुजार सकती। द आंसर दैट केम वॉज एज ब्रीफ। और फिर जब उस मैडम वॉलमेंट का लेटर का जवाब आया, उसने कहा माई ओन डेजरी कम होम टू वॉलमेंट। उसने कहा तुम वापस वॉलमेंट आ जाओ, बैक टू योर मदर हु लव्स यू। अपनी अम्मी के पास आओ जो तुमसे प्यार करती हैं। कम विद योर चाइल्ड, अपने बच्चे को लेकर आओ। When the letter reached Desiree, she went with it to her husband's study room and laid it open upon the desk before which he sat. She was like a stone image, silent, white, motionless after she placed it there. उसने वो खत अपने हस्बैंड के सामने रखा कि उसको उसकी मदर वापस बुला रही है। In silence, he ran his cold eyes over the written words. He said nothing. Shall I go, Armand? और फिर वो पूछती है कि क्या मैं जाऊंगी? She asked in tones sharp with agonized suspense. और उसने बहुत agonized means बहुत painful. Yes, go. और उसका जवाब ये था कि हाँ जाओ। डू यू वॉन्ट मी टू गो? फिर वो कहती है, बिकॉज शी ट्रस्टेड हिज लव, वो कहती कि ये तो बहुत प्यार करता है मुझसे। वो कहती कि तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊँ? येस, आई वॉन्ट यू टू गो। और उसने क्लियर जवाब दे दी कि हाँ तुम जाओ। ही थॉट ऑलमाइटी गॉड हैड डेल्ट क्रूअली एंड अनजस्टली विद हिम, क्योंकि वो उस वक्त ये सोच रहा था कि अल्लाह ने उसके साथ बहुत जुल्म किया और बहुत नाइंसाफ़ी की, एंड फेल्ट समहाउ दैट ही वाज पेइंग हिम बैक इन काइंड व्हेन ही स्टैब्ड दस इनटू हिज वाइफ्स सोल। और वो कहता है कि अब मैं इसका बदला यही ले सकता हूँ कि मैं अपनी वाइफ से बदला, उसकी रूह को परेशान करूँगा, उसकी आई विल किल हर सोल। Moreover, he no longer loved her because of the unconscious injury she had brought upon his home and his name. और अब वो बहुत उससे प्यार नहीं करता क्योंकि उसकी वजह से उसकी फैमिली का नाम बदनाम हो गया। She turned away like one stunned by a blow, by one shocked by a blow, and walked slowly towards the door, hoping he would call her back. और वो फिर दरवाजे की तरफ जाती है। ये बहुत शॉक्ड होती है, वो इस वक्त बहुत सदमे से भरी हुई होती है। वो जा रही होती है, ये उम्मीद करती है कि वो उसको वापस बुलाएगा। गुड बाय आर्मंड, शी मॉर्न्ड। मोर्न मीन्स लॉन्ग लो साउंड एक्सप्रेसिंग पेन एंड सफरिंग। ही डिड नॉट आंसर हर, दैट वॉज हिज लास्ट ब्लो एट फेट। और उसने उसकी बात का कोई जवाब न दिया क्योंकि वो अपने मुकद्दर से आखिरी बदला लेना चाहता था, उसको जवाब ना दे के। डेजरे वेंट इन सर्च ऑफ हर चाइल्ड। डेजरे अपने बच्चे की तलाश में गई। कमरे में जेडरीन वॉज पेजिंग द सॉम्बर गैलरी विद इट, और डेजरीन जो मेड थी उसने उसे उठाया हुआ था, और सॉम्बर गैलरी वेरी डार्क गैलरी में वो वॉक कर रही थी बच्चे को लेके। शी टुक द लिटिल वन फ्रॉम द नर्स आर्म विद नो वर्ड ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड गोइंग डाउन विद द स्टेप्स वॉकड अवे अंडर द लाइव ओक ब्रांचेस। और बहुत घने ओक ट्रीज का एक फॉरेस्ट था, उसके अंदर वो चली गई। इट वॉज एन अक्टूबर आफ्टरनून, द सन वॉज जस्ट सिंकिंग आउट इन द स्टिल फील्ड्स, द नीग्रोज वर पिकिंग कॉटन। और ये जो ब्लैक स्लेव्स थे वो कॉटन चुन रहे थे, यानी वो प्लांटेशन डेज थे, जाहिर बात है, और वो कॉटन के फूल जो है वो चुन रहे थे, वो बिजी थे। डेजरे हैड नॉट चेंज द थिन वाइट गारमेंट नॉर द स्लीपर्स विच शी वोर।
डेजरे ने जैसे जिस हुलिये में वो थी, उसने थिन सा गारमेंट पहना हुआ था और आम से स्लिपर्स घर में पहने हुए थे, वो उन्हीं में वो बाहर चली गई. हर हेयर वॉज अनकवर्ड एंड द सन्स रेज ब्रॉट अ गोल्डन ग्लीम फ्रॉम इट्स ब्राउन मैशेज. और फिर सन रेज जो हैं वो ये जो ब्राउन जो ट्रीज थे उनमें से जो सन रेज जो हैं वो आ रही थी, वो उसके जो गोल्डन बाल हैं उनको उनकी ओपनिंग में चमक रही थी. शी डिड नॉट टेक द ब्रॉड बीटन रोड, वो वहाँ से उस सड़क से ना गुजरी जहाँ से तमाम लोग गुजरते हैं, विच लेड टू द फार ऑफ प्लांटेशन ऑफ वालमंड. शी वॉकड अक्रॉस अ डिजर्टेड फील्ड, वो बहुत वीराने से गुजरी. वेयर द स्टबल ब्रूज्ड हर टेंडर फीट, जहाँ से ये जो स्टॉक्स थे, ये जो तने जो स्टॉक्स एंड पे रह जाते हैं, उससे उसके जो नाजुक पाँव थे वो भी छिल चुके थे. सो डेलिकेटली शॉर्ड, शॉर्ड मीन्स क्रैक्ड, एंड टोर हर थिन गाउन टू श्रेड्स, और उसका जो पतला सा गारमेंट उसने गाउन पहना हुआ था वो भी इन कांटों के साथ अटक अटक के फट चुका था. शी डिसअपियर्ड अमंग द रीड्स एंड विलोज, और वो फिर गायब हो गई उस घने जंगल में जहाँ पे घास ही घास थी और दरख्त थे. दैट ग्रू थिक अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द डीप स्लगिश स्ट्रीम. स्लगिश मीन्स वेरी लिथार्जिक स्ट्रीम विच वॉज नॉट वेरी फास्ट, जिसमें कम पानी होता है. ऐसी नदी के पास से गुजरी एंड शी डिड नॉट कम बैक अगेन, और फिर वो दोबारा वापस ना आई. नाउ सी हर चॉइस इज सिंबॉलिक हियर. इट शोज दैट हाउ ऑफुल दिस रेसिज्म इज. यहां पे आप देखें उसकी चॉइस ये थी कि वो अपनी जिंदगी को हमेशा खत्म कर दे. यहाँ ये सिंबॉलिक है कि ये जो नस्ली तासुब है ये कितना जालिम है, ये इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है. सम वीक्स लेटर देयर वाज अ क्यूरियस सीन इनेक्टेड एट लबरी. अब लबरी में कुछ हफ्तों के बाद ही एक बहुत अजीब वाक़या हुआ. इन द सेंटर ऑफ द स्मूथली स्वेप्ट बैक यार्ड वॉज अ ग्रेट बॉन फायर. और ये जो सहन था उसके पीछे वाले हिस्से में एक बहुत बड़ी बॉन फायर, लकड़ियों की आग जलाई गई. आर्मंड अबिगनी सैट इन द वाइड हॉल वे दैट कमांडेड अ व्यू ऑफ द स्पेक्टिकल. वो एक बहुत बड़े हॉल वे में बैठ गया, वहाँ से वो ये नज़ारा देख रहा था. एंड इट वॉज ही हु डेल्ट आउट टू अ हाफ डजन नीग्रोज द मटीरियल विच केप्ट दिस फायर अब्लेज. और उसी ने इन तमाम ये जो इतने सारे नीग्रो स्लेव्स थे उसने पनिश किया था उनको, और उनको ये कहा था कि तुम ये सारा मटेरियल लेके आओगे, लकड़ियां लेके आओगे और बहुत बड़ी आग जलाओगे. अ ग्रेसफुल क्रैडर ऑफ विलो विद ऑल इट्स डेंटी फर्बिशिंग्स. फर्बिशिंग्स मीन्स now enacted practice, swept backwards, deal someone out, punished. He here who dealt out to a half dozen negroes, who punished so many negroes that they will bring material to keep the fire ablaze, कि वो आग को जलाने के लिए मटेरियल चुन के लाएंगे. अब खुद वो ग्रेसफुल क्रैडल ऑफ विलो, विलोज के एक बहुत बड़ा था क्रैडल था, एक गोद सी बनाएगी विद इट्स ऑल डेंटी फॉर्बिशिंग्स. फॉर्बिशिंग्स बर्निंग, स्मॉल burnings give a fresh look to the fire, was laid upon the fire a heap of combustible material, यानी जलने वाला जो मटेरियल होता है फायर उसको कहते हैं, which had already been fed with the richness of priceless layette set of clothing. Then there were silk gowns. Now what he was doing, he was burning all the memories, all the things which were related to the memories of Desiree. Desiree से related हर चीज़ जो है उसकी याद से, उसके जो गाउन्स थे, उसके फैब्रिक्स थे, उसके बहुत खूबसूरत क्लॉथ्स थे, उन सबको वो जला रहा था. उसकी तमाम चीज़ें वो आग में डाल रहा था, तभी आग बहुत फ्रेश नज़र आ रही थी. Furbishing, give a fresh look to the fire. Then there were silk gowns, velvet and satin ones added to these. और फिर उसके गाउन्स, सैटिन के फैब्रिक के, वेलवेट फैब्रिक्स के, सिल्क के तमाम गाउन्स डाले गए, लेसेस उसकी डाली गई, एम्ब्रॉयडरीज डाली गई, बॉनेट्स एंड ग्लव्स डाले गए. फॉर द बास्केट, बॉनेट्स वुमेन्स और चिल्ड्रंस हैट्स, जो उनके औरतों के जो हैट्स होते हैं वो.
फॉर द बास्केट ऑफ फ्लावर्स हैड बीन ऑफ रेयर क्वालिटी, और जो बास्केट ऑफ फ्लावर्स जो पेरिस से मंगवाई गई थी शादी में जब उसने उसे प्रपोज किया था, और वो बास्केट मंगवाई थी फ्लावर्स की, वो भी उसमें शामिल थी. द लास्ट थिंग टू गो वॉज अ टाइनी बंडल ऑफ लेटर्स, और जो सबसे आखिर में चीज आग में डालने वाली थी वो एक बंडल था जिसमें तमाम लेटर्स थे. Innocent little scribblings that Desiree had sent to him during the days of their espousal, और वो छोटे जो innocent little scribblings are writings दैट और द ड्राइंग्स डेजरे ने जो उसको इंगेजमेंट के दौरान उसको भेजती रही थी. देयर वॉज अ रेमनेंट ऑफ वन बैग इन द ड्रॉर फ्रॉम विच ही टुक दैम, और एक रिमेन था. देयर वॉज अ रेमनेंट ऑफ वन बैग इन द ड्रॉर फ्रॉम विच ही टुक दैम. उसने तमाम लेटर्स निकाले बट इट वॉज नॉट डेजरीज. और फिर पहले उसने तमाम डेजरी के लेटर्स जो थे या जो जितनी भी स्क्रिबलिंग्स थी वो आग में डाली, और फिर कुछ एक और ड्रॉर में उसने देखा कि कुछ और भी रिमेन्स बाकी थे. बट इट वॉज नॉट डेजरीज, लेकिन उसने देखा कि ये डेजरी की चीज़ें नहीं है. इट वॉज पार्ट ऑफ ओल्ड लेटर फ्रॉम हिज मदर टू हिज फादर. ये तो पुराना लेटर है जो कि कभी उसकी अम्मी ने उसके अब्बू के लिए लिखा था. ही रेड इट, उसने पढ़ा. शी वॉज थैंकिंग गॉड फॉर द ब्लेसिंग ऑफ हर हस्बैंड्स लव, और वो उस बात पे वो बहुत, एक तो शी वॉज वेरी ग्रेटफुल टू हर हस्बैंड कि उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है. बट अबव ऑल शी रोट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसने लिखा, नाइट एंड डे, आई थैंक द गुड गॉड फॉर हैविंग सो अरेंज्ड आवर लाइव्स दैट आवर डियर आर्मंड विल नेवर नो दैट हिज मदर हु अडोर्स हिम बिलोंग्स टू द रेस दैट इज कर्स्ड विद द ब्रांड ऑफ स्लेवरी. वो कहती है कि एक तो ये चीज़ भी थी कि वो उससे बहुत प्यार करता है बिकॉज शी बिलोंग टू द ब्लैक रेस. वो ब्लैक रेस से ताल्लुक़ रखती है लेकिन फिर भी उसका हस्बैंड उसको बहुत प्यार करता है. सेकेंडली उसने जो लाइन लिखी, उसने कहा कि मैं अल्लाह की इस बात पे भी शुक्रगुजार हूँ कि आर्मंड को कभी भी पता नहीं चला कि वो उन दोनों ने, उसके हस्बैंड ने और उसने ऐसी लाइफ गुजारी है, इतनी अच्छी लाइफ, लविंग लाइफ गुजारी है कि आर्मंड को कभी भी पता नहीं चला कि उसकी मदर जो है वो जो है ब्रांड ऑफ स्लेवरी से ताल्लुक़ रखती है. यानी शी इज़ कर्स्ड विद द ब्रांड ऑफ स्लेवरी, कि जिन गुलामों से न कि वो जो है वो गुलाम नस्ल जो है यानी ब्लैक रेस जो है वो उससे ताल्लुक़ रखती है. नाउ आर्मंड जो कि बहुत जुल्म करता था ब्लैक्स पे, उसकी अपनी मदर ब्लैक रेस से थी. आर्मंड खुद भी, उसका कॉम्प्लेक्शन भी ब्लैक था. तो बच्चा जो था वो डेफिनेटली आर्मंड की रेस का था. और आपने ये देखा कि जो वो बच्चा, उसको पंखा, एक ब्लैक बॉय जो एक था वो उसको पंखा झल रहा था, वो भी आर्मंड का बच्चा था और वो भी ब्लैक था. एंड ही रिजेंबल डेजरेज बेबी टू. डेजरे क्यों अपने बच्चे से नजरें हटा के उसको देख रही थी, फिर उससे नजरें हटा के बेबी को देख रही थी? क्योंकि ये दोनों बच्चे एक दूसरे से मिलते थे. इसका मतलब है कि वो बच्चा जो था वो ला ब्लांच का बच्चा था, लेकिन ला ब्लांच तो भी फेयर थी. जो मेड थी, वो जो स्लेव जहां पे आर्मंड विजिट किया करता था, वो भी तो फेयर कॉम्प्लेक्शन की थी, और डेजरे भी फेयर कॉम्प्लेक्शन की थी. फिर वो ला ब्लांच का जो बच्चा था वो क्यों काला था, और डेजरे का अपना बेबी क्यों काला था? दोनों बच्चे क्यों काले थे? दोनों आर्मंड के थे और दोनों काले थे. तभी तो वो आर्मंड से पूछती है कि व्हाट डज इट मीन, कि इसका क्या मतलब है. तो उसने फौरन उसी पे इल्ज़ाम लगा दिया. उसने कहा कि नहीं, इसका मतलब है कि तुम वाइट नहीं हो, तुम ब्लैक रेस से बिलोंग करती हो, इसलिए बच्चा जो है वो ब्लैक है. लेकिन जब एंड पे उसकी मदर का लेटर उसको मिला तो उससे साफ जाहिर हो गया कि आर्मंड ब्लैक रेस से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से उसका बच्चा ब्लैक था, जबकि डेजरी जो थी वो वाइट रेस से बिलोंग करती थी. लेकिन रेशल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी बुनियाद पे उसने अपने बीवी बच्चे को घर से निकाल दिया और उसके बीवी बच्चे ने अपनी जान खो दी. वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, उन्होंने अपनी जिंदगियां खत्म कर दी. डेजरे ने अपनी जिंदगी भी और अपने बच्चे की जिंदगी भी खत्म कर दी. सो दिस वॉज द होल स्टोरी, दैट इज डेजरेज बेबी. Question is, write down the central idea of the lesson Desiree's Baby. Kate Chopin, in her story The Desiree's Baby, depicts the clear racism and discrimination, racial prejudice and intolerant attitudes, socio-economic inequality and unjust domination of white race.
Armand's cruel attitude towards the Negro slaves and then his own wife Desiree is based on racism, gender, and hypocrisy. We can see the supremacy of the white through the historical and contemporary policies, practices, and norms. The bonfire symbolizes Armand's wealth as well as the intersection of classism, racism, sexism. Secondly, Armand's act of destroying Desiree's possession, the mark of feminine beauty, indicate how Armand always views Desiree as a possession and object rather than as a person. वो फेमिनिन ब्यूटी उसकी सारी ज़ाया कर रहा है, उसके सिल्क गाउन्स और वो सब उसके साथ इतने खूबसूरत लगते थे. उसका ये मतलब है कि वो उसने हमेशा डेजरी को एक पोजेशन समझा, एक ऑब्जेक्ट समझा, उसको इंसान नहीं समझा. एंड डिस्ट्रॉय मेमोरीज ऑफ हिज वाइफ एंड चाइल्ड टू रिमूव व्हाट ही थिंक्स ऑफ एज अ टेंट ऑफ देयर रेस. वो कहता है कि वो उसकी नस्ल पे धब्बा है ये डेजरी भी और उसका बच्चा भी. So question number 2 is, why did Armand not consider Desiree origin before marrying her? शादी से पहले वो डेजरी का जो फैमिली नेम है उसके बारे में क्यों नहीं जानने की कोशिश करता, जबकि मेसियर ने और मैडम वॉलमेंट ने क्लियरली बताया था कि शी वॉज नेमलेस, उसके ऑरिजिन का कुछ पता नहीं है. फिर भी वो उसे क्यों प्रपोज करता है? It means Walmart seems to think that Armand should temper his passions for Desiree and reflect upon factors other than her beauty. वो क्योंकि वॉलमेंट ने पहले ही कहा था कि आर्मेंड को सिर्फ उसकी ब्यूटी नहीं देखनी चाहिए डेजरी की, कुछ प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए. पर्टिकुलरली द फैक्ट दैट इवन द वॉलमेंट्स वर अनअवेयर ऑफ डेजरीज ऑरिजिन्स. ही प्रेफर्ड कॉशन एंड प्रूडेंस टू अलैक्रिटी एंड ईगरनेस. प्रूडेंस इज केयरफुल थिंकिंग, यानी उसको कॉशन और प्रूडेंस को प्रेफर करना चाहिए, अलैक्रिटी को नहीं. अलैक्रिटी मीन्स ईगरनेस, विलिंगनेस. Regardless of whether Desiree had a respectable or own name, it was irrelevant for Armand because he would give his own name, which was among the oldest and proudest in Louisiana. Armand saw Desiree not only as an item to be obtained but a blank slate, a clay figure which he was able to mold in any way that he wanted. यहाँ से उसको उसके प्राउड जो उसका जो प्राइड है, उसकी जो एरोगेंस है वो सामने नजर आ रही है. वो कहता है कि मुझे डेजरी चाहिए, यानी वो डेजरी को एक ब्लैंक स्लेट की तरह वो ले रहा है. एक मिट्टी का ये एक पुतला है जिसको वो जैसे चाहेगा मोल्ड कर लेगा. देयर वाज नो बैगेज अटाइड टू डेजरी एंड आर्मंड सॉ दिस एज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, और वो फिर भी उसको एक्सेप्ट करता है. इट गेव हिम मोर अथॉरिटी एंड डोमिनेंस ओवर डेजरी. आफ्टर ऑल शी डज नॉट बिलोंग टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज टू अ फैमिली दैट मे पोज एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन टू द वे ही ट्रीट्स हर. कि वो जिस तरह से उस लड़की को ट्रीट करेगा पीछे उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ताकि उसे कोई पूछने वाला नहीं है. Or the fact that he wants to marry her so quickly. Her appearance is what draws the attention of Armand, which reveals the extent of his love for her to be the surface level. एक ही नज़र में वो उसको प्रपोज कर देता है कि उससे शादी करेगा, उसके बैकग्राउंड के को जाने बगैर, उसका फैमिली नेम जाने बगैर वो कुछ भी नहीं सोचता और वो शादी का फैसला करता है. इसका मतलब है कि उसका प्यार जो है वो सरफेस लेवल का है. His sudden and dramatic passion for Desiree reveals his expectation that he would get what he wanted. और उसका जो ये सडन पैशन है और वो कहता है मैं इसी से शादी करूंगा एंड ही अचीव्स हिज गोल. तो इससे वो लगता है कि वो ऐसे सोचता है कि वो जो भी वो इतना पावरफुल है कि वो जो चाहता है वो हासिल कर सकता है. Write a brief character sketch of Armand Aubigny. Armand Aubigny, Monsieur and Madame Aubigny's son is both more hot-blooded and hot-tempered than his father. यहाँ से भी हमें पता चला था कि उसके फादर इतना सख्त नहीं था अपने स्लेव्स के साथ जितना आर्मंड खुद है. He is pointedly described as having a dark, handsome face. ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है लेकिन वो हैंडसम है. His falling in love with Desiree without knowing her origin shows that his love for her was superficial. He wants domination over her, वो उस पर पावर चाहता है and treats her as an object. This shows that he has no passionate feelings. उसकी passionate feelings नहीं है even towards his wife. He is cruel to his slaves. अपने गुलामों से बहुत जुल्म करता है. Armand struggles and his characterization center around his temperament, hastiness and racism. Why did the behavior of Armand Aubigny change toward Desiree as the story proceeds? When the baby is about 3 months old, Armand's behavior abruptly changes. Armand का behavior change हो जाता है. He absents himself from the home and when he is at home, he avoids Desiree and their child without any excuse. Desiree is flustered and taken aback when Armand accuses her of being partly black.
One day, Armand walks into Desiree's room and, without noticing her, goes to a table, begins searching among some papers. She calls his name, and having realized what her mother had said about the baby, she asks Armand what the color of the child means. Armand replies that it means that the child is not white. It means that Desiree, Armand continues, is not white. Here, Armand is questioning her background and compromising her sense of security and self-esteem. Question number 5 is, why was Armand assumed a reason for his child not being white? Armand was aware of Desiree's obscure origin. He was told that she was nameless. No one knew anything about her status or her family history. It was natural that Armand was very likely going to accuse her being mixed. He assumed that she belonged to a black race. That's why their child is of black complexion. It is very clear when he says to Desiree that the child is not white. It means that you are not white. Question number 6. What is the meaning of the phrase, he was reminded that she was nameless, in the context of Desiree's baby? When Armand fell in love with Desiree and proposed her, Monsieur Wallman tries to tell him about Desiree's obscure origin by saying she was nameless. मेंसियर जो था वो उसको बताने की कोशिश करते कि वो उसके origin के बारे में clear हो जाए. No one knew anything about her status or her family history. Therefore, she had no family name, in the sense that no one could ascertain whether she came from an impoverished middle class or wealthy background, because Desiree had no established background. Monsieur Aubigny considered her nameless. The sentence, he was reminded that she was nameless, foreshadows that she will be accused of being mixed, an indication of what occurs later in the story when Armand tells Desiree, it means that the child is not white, it means that you are not white. Now, suggest another ending for the story, Desiree's baby. Desiree baby के लिए, यानी आप इस स्टोरी में तो कहा जाता है कि वो मर गई थी, उसने अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर ली, अपने बच्चे की ज़िंदगी भी ख़त्म कर दी, और ये शो किया कि कितना ये जालमानी, कितना हार्श है ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. लेकिन ये है कि अगर हम तक छोड़ा जाता, वी विश दैट शी वुड नॉट डाई. I would suggest a happy ending for the story in which Armand, after reading a letter from mother, feels highly embarrassed and repents on his decision of separating from Desiree. जैसे ही उसने अपनी मदर का लेटर पढ़ा था, वो बहुत अफसोस करता, शर्मनाक होता अपने रवैये पे. He goes behind Desiree, वो Desiree के पीछे जाता है, who is now living with her mother, जो अपन मदर के साथ रह रही है, and apologizes patiently, और बहुत पेशेंटली वो माफ़ी मांगता. He brings Desiree back home, वो वापस लाता है Desiree को, and they live a happy life, और वो अच्छी जिंदगी गुजारते हैं. But choosing death for her and her baby is symbolic in the story. लेकिन यहाँ पे अगर वो अपने बच्चे के लिए, अपने लिए मौत को चुनती है, तो ये भी symbolic है. क्यों? To show how awful racism is. Now fill in the blanks with appropriate words given in the brackets. The conference was held at a spacious hall. ये adjective है जो हम spacious use करेंगे. That he is very sociable. Sociable है वो, मतलब society में वो move करता है, लोगों से मिलता मिलाता है. It should be evident from the number of friends he has. The gangsters made a cowardly attack on the hapless refugees. Hapless, unlucky. Very unfortunate refugees, victims, people, क्योंकि वो helpless थे, बहुत unfortunate थे, बेचारे पहले ही miserable थे, उन पे अगर गैंगस्टर ने अटैक किया तो उन्होंने बहुत cowardly, उनका बुज़दिलाना हमला था. People from villages are migrating to urban areas. Villages से ज़ाहिर है वो urban areas की तरफ. Urban means cities. This drug is not to be taken orally, यानी ये आपने खानी नहीं है, ये ड्रग, ये दवाई आपने खानी नहीं है, इसको अप्लाई करना है, whatever. The terrorists could not withstand the army advance. Withstand means to resist, withstand. Fill in the blanks with correct form of words in the brackets. It has been observed. Here it was written. The word is observation in the bracket. Now we have to put the correct form. It has been observed that drivers have become more careless and rash these days. The traffic police committee has decided to take this disregard for traffic rules very seriously. CCTV cameras will be monitored at all times, and the traffic offender will be caught, and it will be
caught immediately by the police at the next junction, it has been decided to penalize the first instance of law break with the fine and the second with the cancellation of the driving license. Coming to the next exercise, that is reported speech and reporting speech. Now see, Tahira said she works in an office. Tahira said she works in an office. इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है. ताहिरा सेड, ताहिरा ने कहा, ये पास्ट टेंस है. तो ये रूल आपको डियर व्यूअर्स याद रखना होगा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, ताहिरा सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर जो वर्ड्स हैं जैसे ताहिरा सेड, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. अगर वो पास्ट टेंस में हो तो इन्वर्टेड के कॉमर्स के अंदर जो टेंस होगा उसको भी आपने पास्ट में चेंज करना है अकॉर्डिंगली. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देना है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाना है. प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाना है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है. इसी तरह अगर विल है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर तो वो वुड में चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए ताहिरा सेड ये पास्ट टेंस था, जबकि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. शी वर्क्स इन एन ऑफिस, वो एक ऑफिस में काम करती है. अब आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और उसको आपने ऐसे करना है कि ताहिरा सेड दैट शी वर्कड इन एन ऑफिस. अब आप देखिए प्रेजेंट टेंस था ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमने उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस है, ताहिरा सेड. तो आपने रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में ले, सिंपल प्रेजेंट है उसको सिंपल पास्ट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, दैट्स इट. और अगर ऑलरेडी वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, वर्कड होता, तो आप इसको मजीद पास्ट में ले जाते, पास्ट परफेक्ट में शी हैड वर्कड आप कर देते. ठीक है, नाउ सेंटेंस नंबर 2, जमीला सेड टू मी. अब आप देखिए दोबारा आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है, सेड है. आई एम गोइंग टू क्लीन द रूम, और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो मैंने आपको बताया कि जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को भी आप पास्ट में ले जाएंगे. सिंपल, आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में सिंपल प्रेजेंट था वो सिंपल पास्ट में चला गया, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा. जमीला टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू क्लीन द रूम. शी इज गोइंग को आई एम गोइंग उसने कहा था तो आप कहेंगे शी वॉज गोइंग. जमीला टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू क्लीन द रूम. आई एम गोइंग टू क्लीन द रूम, मैं कमरा साफ करने जा रही हूँ या अभी कमरा साफ करने वाली हूँ. तो शी वॉज, जमीला ने मुझसे कहा कि वो कमरा साफ करने जा रही थी. जाफर सेड दे लाइक द सॉन्ग. जाफर सेड दैट दे लाइक्ड द सॉन्ग. प्रेजेंट टेंस है ना, उसको सिंपल पास्ट में लाइक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो रिपोर्टिंग आपने इनडायरेक्ट स्पीच में उसकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है. इमरान एंड मरवा सेड वी नीड न्यू शूज. इमरान एंड मरवा रिमार्क दैट दे, कि उनको नए शूज़ चाहिए थे. उन्होंने कहा हमें नए शूज़ चाहिए, ज़रूरत हैं. तो हम कहेंगे कि इमरान और मरवा ने कहा कि उनको नए जूते चाहिए थे या ज़रूरत थे. इमरान एंड मरवा रिमार्क दे नीडेड. देखिए नीड है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आपने इनडायरेक्ट स्पीच में सेकेंड फॉर्म लगा देनी है. ठीक है, कामरान सेड टू अस आई कैन स्पीक स्पेनिश. अब कैन है तो कैन की सेकंड फॉर्म क्या है, कुड है. चूंकि आपके इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर पास्ट टेंस है तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी आप टेंस को चेंज करेंगे. कामरान टोल्ड अस दैट ही कुड स्पीक स्पेनिश. सिंपल है, आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर पास्ट टेंस है तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी टेंस होगा, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, लाइकवाइज. ठीक है,
Teacher said Rauf has never been to Karachi. The teacher said the Rauf had never, that Rauf had, has है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा. हैज़ और हैव जो है वो हमेशा हैड में चेंज हो जाते हैं. रऊफ हैड नेवर बीन टू कराची. लुकमान सेड टू गुल द ट्रेन डिड नॉट अराइव ऑन टाइम. लुकमान टोल्ड गुल दैट द ट्रेन हैड नॉट. देखिए डिड नॉट ऑलरेडी पास्ट टेंस था ना, डू नॉट प्रेजेंट होता है, डिड नॉट पास्ट होता है कि ट्रेन जो है वो अपने वक्त पे नहीं पहुंची. सिंपल पास्ट टेंस है. आप देखें कि आप इसको फर्दर पास्ट में ले जा सकते हैं कि नहीं. हैड जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म है, लिमिट है, पास्ट परफेक्ट है. तो लुकमान टोल्ड गुल दैट द ट्रेन, इसको आप डिड नॉट को हैड नॉट में चेंज कर दें. हैड नॉट अराइव्ड ऑन टाइम, यानी और मजीद पास्ट में इसको ले जाएं. आयमा सेड आई एम सिटिंग ऑन द चेयर. आयमा सेड दैट शी वॉज, उसने कहा आई एम सिटिंग, मैं बैठी हुई हूँ. तो आप कहेंगे जब इनडायरेक्टली उसके बारे में कि आयमा ने कहा कि वो चेयर पर बैठी हुई थी. शी वॉज सिटिंग ऑन द चेयर. नोमान सेड टू अस वलीद डज नॉट ईट मीट. नोमान ने हमें कहा कि वलीद गोश्त नहीं खाता. नोमान टोल्ड अस दैट वलीद डिड नॉट. डू नॉट और डज नॉट दोनों प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव है. इसका पास्ट है डिड नॉट, तो आप उसको पास्ट में चेंज कर लेंगे. डज नॉट को डिड नॉट ईट मील. हमीद सेड इब्राहिम एंड नोमी विल ट्रेवल टू कहान. हमीद रिमार्क दैट इब्राहिम एंड नोमी वुड. विल किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में. वुड ट्रेवल टू कहान. जब आप पास्ट की बात करेंगे कि हमीद ने कहा कि इब्राहिम एंड नोमी कहान जाएंगे, ठीक है, तो आपने विल को वुड में चेंज करना है. I hope it is clear to you, and you will never forget to press like button. You will give your kind comments and you will share my channel among others too. I'm really grateful to you. Thank you so much for watching this video.